अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का अपने यूट्यूब चैनल पे 14 लेक्चर है केमिकल स्पीशीज़ के बारे में। सो केमिकल स्पीशीज़ क्या है? केमिकल स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा। हमारे पास एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उसको कहा जाता है केमिकल स्पीशीज़। और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा क्यों लेते हैं? ख़ुद को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे स्टडी करते हैं कि हमारे पास आयन क्या है। ठीक है, और इसके हमारे पास फिर कितने टाइप्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। एटम्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इधर फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टडी करते हैं व्हाट इज़ आयन। An atom is a neutral particle as the number of electrons and protons are equal in an atom. An atom can lose or gain electron and the balance between number of protons and electrons is disturbed. So there is net charge on the atom. The particle that carries an electric charge, positive or negative, due to the loss or gain of one or more electron is called an ion. हमारे पास क्या होता है? एक एटम होता है, एटम इस तरह से। और एटम में हमारे पास क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। और न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास शेल्स होते हैं या एनर्जी लेवल्स होते हैं या ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, तीन नेम्स हैं इनके, या तो एनर्जी लेवल कहेंगे या शेल कहेंगे या ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं? इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक एटम के अंदर हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं, यहाँ भी न्यूक्लियस में उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो क्या होते हैं हमारे पास? ये एक न्यूट्रल एटम बन जाता है। क्या होता है? न्यूट्रल एटम बन जाता है। अब केमिकल स्पीशीज़ जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है? एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्सेट्रा। ये सब केमिकल्स बॉन्डिंग में या केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं ख़ुद को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब इधर हमारे पास ये एक एटम है। ये मैंने जस्ट जनरल स्ट्रक्चर बताया एटम के बारे में। अब अगर यहाँ पे मैं एक एटम उठाऊँ, जैसे कि मेरे पास है सोडियम, क्या है? सोडियम। और यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट लिया, एक और एटम लिख लूँ, जैसे कि क्या है? क्लोरीन है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास सोडियम का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 23, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों के लिए क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करें, तो हमारे पास क्या होते हैं? जो यहाँ पे शेल्स है, इनके स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट शेल को के कहते हैं, के शेल। ठीक है, सेकंड शेल को हम लोग कहते हैं एल शेल, के, एल, एम एंड सो ऑन। इस तरह शेल्स के अपने नेम्स होते हैं। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम शेल में मैक्सिमम 18। ठीक है, 32 एंड सो ऑन, इस तरह चलते हैं। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं? ये इसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है, जैसे कि 2n²। अब ये हमारे पास कौन सा शेल है? ये हमारे पास फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट के लिए हम लोग 1 पुट करेंगे इस तरह से, तो 2 को इस तरह लिखेंगे। 1 के ऊपर पावर 2 है तो वही 1 आएगा, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दे तो हमारे पास कितने आए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फर्स्ट शेल में। इस तरह हम लोग एल शेल के लिए भी इसी फार्मूले से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक शेल के लिए हम लोगों ने यही स्पेसिफिक फार्मूले के थ्रू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास? सोडियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि हमारे पास ये एक सोडियम एटम है, यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा हुआ था। तो ये सोडियम के पास जो 11 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोगों ने इन ही शेल्स के अंदर भरने होते हैं। फर्स्ट शेल में कितने आते हैं? जैसे कि यहाँ पे बता चुकी हूँ 2।
सेकेंड शेल में कितने आनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बता चुकी हूँ। एल शेल, सेकेंड शेल को कहते हैं एल शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल को कहते हैं के शेल, और थर्ड शेल को कहते हैं एम शेल, फोर्थ शेल को कहते हैं एन शेल, एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो थर्ड शेल है जिसे हम एम शेल कहते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आया। कितने आए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन सबको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सोडियम के कितने 11 इलेक्ट्रॉन इधर फिल हुए, ठीक है। अब क्लोरीन को देखें। क्लोरीन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 17 है। इन्हीं 17 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने शेल्स में भरने होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले में 2 भरने होंगे, दूसरे में 8, थर्ड में 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने एक क्लोरीन का एटम उठाया हुआ है। ये कौन सा एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, ठीक है। अब फर्स्ट शेल में हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं, सेकेंड शेल में हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड इलेक्ट्रॉन में हम लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये कितने हुए, 7। हालांकि थर्ड इलेक्ट्रॉन में कितने आने चाहिए, थर्ड शेल में कितने आने चाहिए, 18। तो 18 तो ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही 17 थे। जब इलेक्ट्रॉन 17 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हम लोगों ने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये सारा प्रोसेस मैं इसलिए बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इसलिए बता रही हूँ कि हमारे पास जो है एक आयंस, एक न्यूट्रल एटम से हमारे पास एक आयंस किस तरह बनता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडियम जो है अपने यहाँ पे इसके लिए कितने की ज़रूरत है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ना, कि ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सके और ये ख़ुद को स्टेबल बनाए। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, ये क्लोरीन है हमारे पास, तो क्लोरीन को अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए क्या है, हमारे पास लेस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो सोडियम यहाँ पे क्या करता है, सोडियम अपने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे ना, ठीक है ना। इधर अगर मैं लिख लूँ कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, और प्रोटॉन पहले कितने थे, वो भी 11 थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे पास प्रोटॉन तो वही 11 रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 10 रहे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के पास जो 11 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने रिलीज़ किया, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल से इन्होंने क्या किया, इसे रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है दोनों इक्वल नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, सोडियम में एक प्रोटॉन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। इस वजह से सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन के केस में अगर देखा जाए, हमारे पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब यहाँ पे जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, वो क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, वो क्लोरीन उन्हीं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे। अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने थे, 17 थे। अब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, और प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन वही 17 रहेंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल नहीं रहे, ठीक है। इस वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं देन द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से।
अब ऐसे एटम्स जिसके हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल नहीं रहते, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज़ कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से गेन कर देते हैं। तो यहाँ पे इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या इनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब बात आती है चार्जेस की, तो तब हम एटम को एटम नहीं कहते, तब हम एटम्स को कहते हैं आयंस। क्या कहते हैं? आयंस। ठीक है, तो हमारे पास एक आयंस ऐसे ही बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे सोडियम ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ क्यों किया और यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था इसके आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल उस शेल को कहते हैं जो किसी भी एटम का जो लास्ट ऑर्बिट होता है, उसे आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 4 चैप्टर में पढ़ेंगे 2 रूल्स। ठीक है, 2 रूल्स पढ़ेंगे जिसे कहते हैं ऑक्टेट रूल एंड डॉबलेट रूल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे 4 चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे 2 रूल्स, ऑक्टेट रूल एंड डॉबलेट रूल। अब यहाँ पे जो है ये जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये ख़ुद को स्टेबल महसूस करता है। या किसी भी एटम, हमारे पास ये वाला है ना फर्स्ट शेल, तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं ना, 2 से कम हो यानी कि 1 हो तो ये ख़ुद को अनस्टेबल महसूस करता है। जब ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये ख़ुद को स्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, जब इसके हमारे पास क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो ये ख़ुद को स्टेबल महसूस करते हैं। और इस वजह से ये क्या होता है, ये हमारे पास फिर क्या है, ये हमारे पास फिर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल डॉबलेट रूल की अगर हम लोग कोई एग्ज़ाम्पल करना चाहे, हीलियम। ठीक है ना, हीलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और मास नंबर कितना होता है 4। अब हीलियम के यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारे पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ये हमारे पास इसका फर्स्ट शेल होता है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है फर्स्ट शेल में, के शेल में। तो ये हमारे पास एक स्टेबल एटम होता है, एक स्टेबल मालिक्यूल होता है, ये ख़ुद को स्टेबल महसूस करता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने डॉबलेट रूल को क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसका डॉबलेट रूल कंप्लीट हुआ है, इसलिए हीलियम का जो एटम्स है यहाँ पे ये ख़ुद को स्टेबल महसूस करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो ये यहाँ पे इस कोई इतना अच्छा एटम्स नहीं होता है कि ये इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सके। तो ये क्या बेचारा क्या कर देता है, ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से इसका ये जो थर्ड शेल है ये ख़त्म हो जाता है और सोडियम के पास 2 शेल्स रह जाते हैं और सोडियम के दूसरे शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है और ये फिर खुद को स्टेबल महसूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन के केस में अगर देखा जाए तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये इसका खुद को क्या करे, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सके। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से गेन कर देता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके यहाँ पे जो है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं और उसका ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से ये खुद को स्टेबल महसूस करता है। अब यहाँ पे ये रीज़न बता दिया ना कि हमारे पास ये जो है एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ क्यों करते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों कर देते हैं, ताकि ये ऑक्टेट रूल को फिल अप करे और ये ख़ुद को स्टेबल महसूस करे। ठीक है, अब जब यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया और यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या हुए, अब आयंस रहे ना कि एटम रहे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे तो तब हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास अब आयंस रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज आया है, इसे हम कहेंगे सोडियम आयन ना कि सोडियम एटम। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया, इसे हम लोग कहेंगे क्लोराइड आयन ना कि क्लोरीन एटम। ठीक है, अब आयंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। आयंस हमारे पास
दो टाइप्स के होते हैं, एक को कहते हैं कैटायंस, सेकेंड टाइप को कहते हैं एनायन। बहुत ही सिंपल है, कैटायन किसे कहते हैं, एनायन किसे कहते हैं। अब ऐसे एटम्स जो अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तब हमारे पास क्या हो जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तब ऐसे आयंस को कहा जाता है कैटायन। ठीक है, कैटायन। और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तब ऐसे आयंस को कहा जाता है एनायन। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आयंस के केस में कि पॉजिटिव वाले आयंस को, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन क्यों कहते हैं और नेगेटिव वाले को एनायन क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे इसी 9th क्लास कोर्स में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक वाला चैप्टर है। वहाँ पे हमारे पास एक क्या होता है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। एक को कहते हैं एनोड, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे प्लेट को कहते हैं कैथोड, जिस पे नेगेटिव चार्जित होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ होता है सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट क्या हम लोगों ने डाला हुआ होता है इस तरह से, या सोडियम क्लोराइड का डालते हैं या जो है पोटाशियम क्लोराइड का भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे आयंस होते, ऐसे सॉल्यूशंस, हमारे पास कोई ऐसे सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम लोग किसी इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं और यहाँ पे ये जो सोडियम है और क्लोरीन है, ये आयंस की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब इस किस्म के एक्वस सॉल्यूशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे सोडियम जो है ये यहाँ पे कैथोड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्लोरीन जो है एनोड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सारे एनोड के पास क्या जमा हो जाते हैं, क्लोरीन जमा हो जाते हैं, क्लोराइड आयन जमा हो जाते हैं। और यहाँ पे कैथोड के प्लेट्स पे हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस, सोडियम कैटायंस जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से जो हमारे पास पॉजिटिव वाले हैं वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं और जो नेगेटिव वाले हैं वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव वाले आयंस को कैटायन का नाम दिया है। यहाँ पे CAT जो है ये कैथोड से निकला है, किससे, कैथोड से। CAT को हम लोगों ने यहाँ पे कैथोड से लिया है और आयन जो है यहाँ पे हम लोगों ने आयन से लिया है। और एनोड एनायन के केस में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे N जो है ये एनोड से लिया हुआ है और आयन जो है यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आयन बाद में लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये इस वजह से हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले आयन होते हैं वो पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिव वाले जो है एनोड की तरफ जाते हैं। इस वजह से इनका नाम पड़ गया कैटायन एंड एनायन। तो आज का लेक्चर मेरा जो था केमिकल स्पीशीज़ के बारे में था कि हमारे पास जो है केमिकल स्पीशीज़ क्या होते हैं। हमारे पास एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं ख़ुद को स्टेबल बनाने के लिए। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने आयंस को डिस्कस किया। आयंस की फिर हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं,
एक को कहते हैं केटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसको केटायन, पॉजिटिव वाले को केटायन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है कि तोड़ की तरफ जाते हैं। और दूसरा टाइप हमारे पास था एनायन, जो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसे एनायन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है एनोड की तरफ जाते हैं और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे कि एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है। तो एटम जो है इसमें हमारे पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये हमारे पास एक न्यूट्रल होता है क्योंकि दोनों की तादाद सेम होती है। जबकि आयन हमारे पास क्या होता है, आयन हमारे पास या तो नेगेटिव चार्ज वाला होता है या पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। जैसे अभी मैंने सोडियम और क्लोरीन के एग्जांपल में बता दिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि मैंने पिछले एलिमेंट वाले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और यहाँ पे हम लोग आयंस क्यों बनाते हैं, क्योंकि आयंस जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आयोनिक कंपाउंड का। आयोनिक कंपाउंड क्या है हम लोग आगे 4 चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आप लोग ये सीखे कि आयंस हम लोग क्यों बनाते, ताकि हम लोग इन्हीं आयन से केमिकल आयोनिक कंपाउंड बना सके। हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या है, ये हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। इसके बीच कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। It can or cannot exist independently. For example, sodium, potassium, iron. It cannot exist independently. For example, sodium, potassium, iron. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है हीलियम का मैंने अब यहाँ पर बताया था ना कि हीलियम जो है हमारे पास इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 कंप्लीट हो जाते, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये आयंस नहीं बनाते। लेकिन सोडियम जो है हमारे पास, क्लोरीन जो है, इस तरह के एटम्स जो होते हैं ये ख़ुद को स्टेबल बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हीलियम और क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, ये सारे जो है जिसे नोबल गैस कहा जाता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं एटम्स की सूरत में। ठीक है, और यहाँ पे आयंस जो है, आयंस हमारे पास यहाँ पे जब आयंस बन जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये वाला आयंस और ये वाला आयंस जो है केटायंस और एनायंस, ये आपस में रेडिली रिएक्ट करके एक आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बन जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसे आम नमक यानी कि टेबल साल्ट कहते हैं, जैसे कि हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो कि सोडियम और क्लोराइड आयंस के रिजल्ट में बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ये फ़ौरन से क्या कर देते हैं, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू एक आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर था केमिकल स्पीशीज़ के बारे में। केमिकल स्पीशीज़ में हम लोगों ने पढ़ा आयंस के टाइप्स और इनको नाम एनायन केटायन क्यों दिया गया, और यहाँ पे आयंस और एटम्स के दरमियान डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयन।